हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपना ध्यान रख रहे हैं, ठीक है, और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कभी आपने सुना होगा कि किसी महासागर में या फिर किसी नदी में बहुत ज़्यादा मछलियाँ मर गई, ठीक है, या उसमें जो जीव हैं वो मर गए, तो वो किस वजह से मर जाते हैं, ठीक। तो उसका भी आंसर हमें इसी में मिलेगा, ठीक है। और कभी आपने सुना होगा एसिड रेन, और ये एग्ज़ाम में पूछता भी है क्वेश्चन कि एसिड रेन क्या है, व्हाट इज़ एसिड रेन। तो उसका भी हमें आंसर यहीं से मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीएच का हमारे दैनिक जीवन में क्या इम्पोर्टेंस होता है वो देखते हैं। तो पीएच का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर पीएच वैल्यू का रेंज ज़्यादा हो जाता है या फिर कम हो जाता है तो भी प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा हो जाता है तो भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो किस प्रकार से हमारे लाइफ को अफेक्ट करता है पीएच, आइए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। प्लांट्स और एनिमल पीएच सेंसिटिव होते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से पीएच सेंसिटिव होते हैं प्लांट और एनिमल। ह्यूमन बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7.0 to 7.8। ह्यूमन बॉडी जो है 7.0 to 7.8 के रेंज में काम करती है, ठीक है। मतलब कि ह्यूमन बॉडी का जो वर्क करने का पीएच रेंज होगा वो 7.0 to 7.8 के ही बीच में इसका पीएच रेंज रहता है बॉडी के काम करने का, ठीक है। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, जब रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम होता है तो इसे हम कहते हैं इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन, तो इसे हम एसिड रेन कहते हैं, ठीक है। मतलब जब बारिश होती है, अगर उस बारिश के वाटर का पीएच हम पता करें, पीएच को मेज़रमेंट करें, अगर वो 5.6 से कम है तो वो ऐसे जो रेन होंगे उसे क्या कहेंगे, उस रेन को एसिड रेन बोलेंगे, ठीक है। आप लोगों को तो पता है कि जो पीएच रेंज 5.6 है वो क्या होता है, एसिड होता है, और लेस देन 5.6 अगर पीएच रेंज होगा तो मोर एसिडिक होगा, ठीक है। तो ऐसी वर्षा ऐसी वर्षा जिसका जल 5.6 से कम होता है उसे हम एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है। ये एग्ज़ाम में पूछता है क्वेश्चन, आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर, जब ये एसिड रेन का जो वाटर होता है वो जब नदियों में बहता है, इट लोअर द पीएच ऑफ द रिवर वाटर। तो ये क्या करता है, रिवर के वाटर को, नदी के वाटर को, पानी का जो पीएच लेवल होता है उसको कम कर देता है, ठीक है। द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम डिफ़िकल्ट। तो ऐसे रिवर में जो जीव होते हैं, जलीय जीव होते हैं, उनका जो जीवन होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि इट लोअर द पीएच ऑफ द रिवर वाटर। जब एसिड रेन का पानी नदियों में जाता है तो वो नदी के पानी के पीएच वैल्यू को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो जब पीएच वैल्यू हमारा कम होगा तो क्या होगा, एसिडिटी घटेगी या बढ़ेगी, ठीक है, एसिडिटी बढ़ेगी।
मतलब पीएच वैल्यू कम होगा तो एसिडिटी बढ़ेगी। तो ऐसे जो सराउंडिंग में जलीय जीव जो होते हैं उनका जीवन बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। वो कभी आप लोगों ने सुना होगा कि नदी में मछलियाँ बहुत ज़्यादा मर गई हैं। तो वो मछलियाँ क्यों मर जाती हैं? जब कभी भी वर्षा होती है तो उसका पानी नदियों में जाता है और उसके पीएच लेवल को कम कर देता है। तो एसिडिटी, उस नदी के जल की एसिडिटी जो है वो बढ़ जाती है और इस वजह से उसमें जो तमाम प्रकार के जीव वो प्रेजेंट रहते हैं जलीय जीव जो होते हैं। सॉरी फॉर दिस, एक मिनट। हाँ, तो ऐसे जीव जो नदी में रहते हैं उनका जीवन जो होता है मुश्किल हो जाता है। वो जीव क्या होते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। सॉइल का पीएच क्या होता है एंड प्लांट ग्रोथ में क्या यूज़ है इसका, किस तरीके से इसे इफ़ेक्ट करता है, इसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। पीएच रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ अ प्लांट्स। हेल्दी प्लांट्स के लिए, मतलब कि अगर प्लांट को हेल्दी तरीके से ग्रो करने के लिए पीएच रेंज सॉइल का बहुत ही मतलब कि बहुत ही अफेक्ट करता है उसे, ठीक है। एक स्पेसिफिक पीएच रेंज चाहिए होता है हेल्दी प्लांट के हेल्दी ग्रोथ के लिए, ठीक है। अगर वो पीएच रेंज अधिक हो जाता है तो भी उस प्लांट के ग्रोथ के लिए नुकसानदायक होता है। अगर कम हो जाता है तो भी उस प्लांट का ग्रोथ, मतलब कि उस प्लांट के ग्रोथ में जो है कुछ न तो कुछ कमी ज़रूर आती है और वो जो प्लांट है वो अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या करते हैं हम लोग कि पीएच वैल्यू को मेंटेन करने के लिए, किसान लोग देखते होंगे आप लोग कि पीएच वैल्यू को मेंटेन करने के लिए उसमें कई प्रकार के फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं, कई प्रकार के केमिकल्स फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाते हैं ताकि उस मिट्टी की जो पीएच वैल्यू है वो मेंटेन रहे, ठीक है। अगर पीएच वैल्यू बढ़ती है तो भी प्लांट के लिए नुकसानदायक है, अगर कम होता है तो भी नुकसानदायक है, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक रेंज रिक्वायर्ड, मतलब चाहिए किसी प्लांट को अच्छे तरीके से ग्रो करने के लिए। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो बेस्ट व्हेन द पीएच ऑफ द सॉइल इज क्लोज टू 7। बहुत सारे प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं अगर उस मिट्टी का सॉइल 7 के आसपास हो तो, ठीक है। अगर किसी मिट्टी का सॉइल अगर किसी सॉइल का जो पीएच वैल्यू है 7 के आसपास है तो उस मिट्टी में प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं, ठीक है। इफ़ द सॉइल इज़ टू एसिडिक, अगर सॉइल मतलब कि मिट्टी में जो पीएच वैल्यू है या फिर वो मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिडिक है, पीएच वैल्यू अगर उसका लो है, देन इट इज़ ट्रीटेड विथ मटेरियल्स लाइक क्विक लाइम और स्लैग्ड लाइम और चाक। तो अगर किसी मिट्टी का एसिडिक जो है बहुत ज़्यादा एसिडिक है, मिट्टी का पीएच वैल्यू लो है, मतलब कि वो ज़्यादा एसिडिक है, तब इसको कुछ मटेरियल्स को यूज़ करके इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे कि क्विक लाइम, स्लैग्ड, क्विक लाइम मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड, और स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और चाक कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं जिनका यूज़ करके मिट्टी की एसिडिटी को कम किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसे जो है ध्यान रखेंगे।
तो इस तरीके से पीएच वैल्यू बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है मिट्टी के लिए, जो कि प्लांट के ग्रोथ को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो अच्छे प्लांट को ग्रोथ करने के लिए जो है पीएच रेंज जो है उस सॉइल का, मिट्टी का 7 के आसपास होना चाहिए, 7 के करीब ही होना चाहिए। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी अधिक या कम होगा तो वो उसे नुकसानदायक होगा उस प्लांट के लिए। ठीक है, अगर आपको अपने आसपास की मिट्टी का पीएच वैल्यू पता करना है कि एसिडिक है या बेसिक नेचर है, तो आप क्या करोगे कि थोड़ा सा मिट्टी लेंगे और उसमें पानी डालेंगे। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा मिट्टी लेंगे और उसमें पानी डालेंगे 5 ml और उसको क्या करेंगे, शेक करेंगे। शेक करने के बाद उसको फिल्टर कर लेंगे। ठीक है, फिल्टर करने के बाद जो हमारा फिल्ट्रेट है उसको रख लेंगे और फिर उसमें क्या है कि अगर उस फिल्ट्रेट वाटर को जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है उस पे उससे टेस्ट करेंगे। ठीक है, अगर उसका कलर एसिडिक नेचर शो करता है तो वो एसिडिक होगा। ठीक है, अगर वो बेसिक नेचर में शो करता है तो वो बेसिक होगा। ठीक है, मतलब कि अगर वो 6 या 7 से अगर नीचे मतलब शो करता है, 7 से नीचे मतलब कि डार्क रेड या फिर रेड ऐसा कलर देता है तो वो मिट्टी क्या होगी, एसिडिक होगी। ठीक है, अगर वो यूनिवर्सल इंडिकेटर वाटर डालने पे, सॉइल का जो वाटर है उसको डालने पे ऑरेंज, रेड, ऑरेंज या फिर नेवी ब्लू, पर्पल, डार्क पर्पल, वॉयलेट, तो ये कलर अगर शो करता है तो वो क्या 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 दिखाएगा, मतलब कि वो उस मिट्टी में जो है बेसिक नेचर है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप अपने आसपास की जो भी आपके खेत की हो या फिर आपके आसपास की जो भी सॉइल है, मिट्टी प्रेजेंट है, उसको ले करके उसका पीएच रेंज आप लोग मेज़रमेंट कर सकते हैं, उसका टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। पीएच का क्या रोल होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, इसको जानना आप लोगों को तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वैसे हर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और ऐसे आप लोगों के नॉलेज के लिए भी। ठीक है, आवर स्टोमैक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑफ पीएच अबाउट 1.4। जो हमारा स्टोमैक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है और इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो पीएच रेंज होता है, पीएच वैल्यू होता है 1.6 होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारा स्टोमैक प्रोड्यूस करता है उसका पीएच रेंज कितना होगा, 1.4। दिस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स इन डाइजेस्टिव आवर फूड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों प्रोड्यूस होता है, तो हमारे डाइजेशन के लिए, जो हम लोग भोजन करते हैं, जो हम लोग फूड लेते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हेल्प करता है। ठीक है, विदाउट हार्मिंग द स्टोमैक, मतलब कि स्टोमैक को बिना नुकसान पहुंचाए ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, द एक्सेस एसिड इन द स्टोमैक काज इंडाइजेशन। कभी कभी हम लोग खाना ज़्यादा खा लेते हैं, भोजन ज़्यादा कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आने लगती है। ठीक है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होने से क्या होता है कि पेट में जो है दर्द होने लगता है और इरिटेशन होने लगता है। तो तो उसका क्या रीज़न होता है, उसका रीज़न ये होता है कि जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं,
फूड का जब हम लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो हमारे स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो मात्रा है, जो लेवल है, वो बढ़ जाता है। मतलब कि ज़्यादा मात्रा में स्टोमक जो है एसिड को प्रोड्यूस करता है। स्टोमक में एसिड ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इनडाइजेशन की प्रॉब्लम स्टोमक में हो जाती है। तो उसको कम करने के लिए क्या किया जाता है, आइए आगे देखते हैं। वी कैन टेक बेसिस कॉल्ड एंटासिड ग्रुप ऑफ माइल्ड बेसिस विच हैव नो टॉक्सिक इफेक्ट ऑन द बॉडी। तो उस समय जब इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है तो क्या करेंगे, हमें एंटा एसिड लेना चाहिए उस समय। एंटा एसिड मतलब कि एंटी एसिड। एंटी एसिड मतलब कि एसिड का जो एंटी एसिड का क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। तो हमें बेस एंटी एसिड ऐसे बेस होते हैं जो कि माइल्ड बेस होते हैं और ये टॉक्सिक इफेक्ट हमारे बॉडी पे नहीं डालते हैं, ठीक है। ये टॉक्सिक बॉडी के लिए नहीं होते हैं और ये माइल्ड बेस होते हैं। और ये जब हम इसे मतलब लेते हैं, जब ये हमारे स्टोमक में जाता है एंटा एसिड, तो क्या, तो वो एक्सेस ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। मतलब कि बैलेंस्ड कर देता है। तो जो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे हो अच्छे से, ठीक है। अगर समझ में चीज़ें आ रही हैं तो आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा, पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डीके। टूथ डीके में पीएच चेंज का क्या महत्व होता है। जब पीएच का वैल्यू चेंज होता है तो हमारे टूथ में जो है डीके हो जाता है, ठीक है। मतलब कि आमतौर की भाषा में आप लोग बोलते हो, कुछ लोग मतलब भोजपुरी भाषा में बोलते हैं खोड़रा, उसको बोला जाता है, ठीक है। जो लोग मतलब कि भोजपुरी भाषा बोलते होंगे तो वो लोग रिलेट करेंगे मेरे वर्ड से। तो उसको बोलते हैं कि वो खोड़रा हो गया है, मतलब कि दांतों में जो है ना सड़न हो जाती है। तो जो दांतों में सड़न होता है, और दांतों में सड़न पता है किसका होता है, जो लोग ज़्यादा मिठाइयाँ खाते हैं, ज़्यादा चॉकलेट्स, आइसक्रीम, बिस्किट्स, ये शुगर से जितनी भी सारी चीज़ें बनती हैं, तो जो लोग ज़्यादा खाते हैं उनके दांतों में जो सड़न है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो बच्चे, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा खाते हैं, कुछ तो बड़े लोग भी खाते हैं, ठीक है। तो उनकी दांतों में जो है सड़न हो जाती है। तो वो सड़न जो होता है ना पीएच चेंज के ही कारण होता है, ठीक है। उसका रीज़न जो होता है पीएच चेंज ही होता है। चलिए देखते हैं किस तरीके से ये अफेक्ट करता है हमारे टीथ को। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ ड्यू टू ईटिंग फूड containing sugar break down the sugar to form acid। हमारे मतलब कि शुगर से जो फूड बने होते हैं, जिस फूड में शुगर कंटेनिंग होते हैं, उनको खाने से हमारे माउथ में जो है बैक्टीरिया प्रेजेंट हो जाते हैं, बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया को ये जन्म देने लगते हैं जो शुगर कंटेनिंग फूड होते हैं। तो क्या होता है कि जब बैक्टीरिया माउथ में प्रेजेंट होता है तो ये टूट करके ब्रेक डाउन हो करके जो शुगर होते हैं वो ब्रेक डाउन हो करके एसिड बना देते हैं, ठीक है। ये जो शुगर होते हैं हमारे माउथ में, भोजन अगर खाएंगे हम जो जिसमें कि शुगर कंटेनिंग भोजन है, फूड है, उसे खाएंगे तो ऑब्वियसली हमारे माउथ में शुगर प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो वो शुगर क्या होता है कि ब्रेक डाउन होकर के एसिड बना देता है, ठीक है, एसिड बना लेता है। टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ एसिड फॉर्म्ड इन द माउथ
फॉल बिलो 5.5। तो जब हमारे माउथ में एसिड बनता है तो क्या होता है कि जो हमारे दांत होते हैं वो स्ट्रॉन्ग कैल्शियम से बने होते हैं, ठीक है। बहुत ही हार्ड होते हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। जो हमारे माउथ में एसिड बनते हैं, जो शुगरी कंटेनिंग फूड जो होता है उसको खाने से उसमें प्रेजेंट शुगर हमारे माउथ में ब्रेक डाउन होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड बना लेता है, ठीक है। तो जब जब एसिड स्ट्रॉन्ग होता है तो वो क्या करता है हमारे माउथ में, मतलब कि दांत में एक एक इनेमल होता है, ठीक है। और उस पर जो है ये जा कर के अटैक कर देता है एसिड, ठीक है, जो कि बहुत स्ट्रांग होता है और इनफ होता है उसको होल करने के लिए या फिर उसको सड़ाने के लिए, ठीक है। तो धीरे धीरे जब अटैक करता है टूथ के इनेमल पे, और जो टीथ का इनेमल है वो बहुत ही हार्ड होता है, फिर भी ये एसिड इतना स्ट्रांग हो जाता है, इतना एनफ हो जाता है उसको अटैक करने के लिए कि उसको धीरे धीरे जो है उसको मतलब कि डीके में चेंज कर देता है, ठीक है। उसको धीरे धीरे दांत को जो है सड़न में चेंज कर देता है, जो इनेमल होता है उसको धीरे धीरे डीके में चेंज कर देता है। तो इस तरीके से जो है हमारा दांत में सड़न हो जाती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे। टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ एसिड फॉर्म्ड इन द माउथ फॉल बिलो 5.5। टूथ डीके कब स्टार्ट होता है, जो दांत में सड़न है वो कब स्टार्ट होती है? जब माउथ में पीएच वैल्यू 5.5 से नीचे हो जाता है तो हमारे दांतों में जो है सड़न होने लगती है, ठीक है। The best way to prevent tooth decay is to clean the mouth thoroughly after eating food, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है टूथ डीके से बचने का, दांतों के सड़न से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि क्लीन वाटर से माउथ को वॉश करें, ठीक है। खाना खाने के बाद माउथ को जो है क्लीन वाटर से अच्छे से उसको वॉश कर देना चाहिए। और यही एक तरीका है टूथ डीके से बचने का। या तो आप ब्रश भी कर सकते हैं, खाना खाने के बाद ब्रश कर लें या फिर अच्छे से उसको गॉगल करके क्लीन कर लें अपने माउथ को। कभी कभी आपने तो देखा ही होगा कोलगेट का जो एडवर्टाइजमेंट देता है उसमें क्या देता है, आपके टूथपेस्ट में नमक है, ठीक है। तो वो साल्ट क्यों पूछता है, क्योंकि वो जो हमारे माउथ में एसिडिटी, जो एसिड की मात्रा जो बढ़ जाती है, तो जब हम उस कोलगेट से अपने टीथ को साफ करते हैं तो वो एसिड और उस बेस को मिला करके न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी कि एसिड और बेस दोनों के लेवल को इक्वल कर देता है। तो इस तरीके से जो है हमारा टूथ डीके, दांतों में सड़न नहीं होती है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, डेली ब्रश करना है, ठीक है। सुबह में उठते ही ब्रश करना है और फिर रात में खाना खाने के बाद ब्रश कर लेना है, ठीक है। अगर ऐसे करोगे तो दांतों के सड़न से बच जाओगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मेनी टूथ पेस्ट कंटेन बेसिस टू न्यूट्रलाइज द माउथ एसिड। बहुत सारे ऐसे टूथपेस्ट होते हैं जो बेसिस कंटेनिंग टूथपेस्ट होते हैं, और वो क्या करते हैं कि माउथ में एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। मतलब कि एसिड का लेवल जो है मेंटेन करके रखते हैं। द पीएच ऑफ टूथपेस्ट बीइंग अबाउट 8.0। तो ऐसे टूथपेस्ट का जो पीएच वैल्यू होता है वो 8.0 के आसपास होता है या फिर 8.0 होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से टूथ डीके के प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है और बच सकते हैं। और जब किसी को टूथ डीके हो जाता है, दांतों में सड़न हो जाती है, तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है।
ये कोई मतलब कि बहुत ही तकलीफ़ भी होती है। तो जो लोग इससे गुज़र चुके हैं तो उससे आप लोगों को सीख लेना चाहिए कि खाना खाने के बाद अच्छे से माउथ को वॉश करें क्लीन वाटर से, ठीक है, और डेली ब्रश करें, ठीक है। जो लोग डेली ब्रश नहीं करते हैं तो उनके दांत में ऑब्वियसली होगा, ठीक है, उनके दांतों में सड़न ऑब्वियसली होगा, इसीलिए डेली ब्रश करके खाना खाया करो, ठीक है। आई होप कि आप लोग यहाँ भी जितने लोग देख रहे हैं वो सभी लोग अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। आगे चलिए 5 पॉइंट देखते हैं। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट थ्रू केमिकल वारफेयर। तो सेल्फ डिफेंस के लिए भी एनिमल और प्लांट यूज़ करते हैं। पीएच का जो यूज़ है वो एनिमल और प्लांट्स जो है किस तरीके से करते हैं केमिकल वॉरफेयर से बचने के लिए। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। व्हेन अ हनी बी स्टिंग्स अ पर्सन इट इंजेक्ट्स एन एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन विच कॉज एमिन्स पेन एंड इरिटेशन। तो जब कभी आपको मधुमक्खी ने काटा है क्या? कभी किसी को मधुमक्खी जब काटती है, डंक मारती है, तो वो क्या करती है? जब किसी व्यक्ति को मधुमक्खी डंक मारती है तो एक्चुअली में वो काटती नहीं है, वो क्या करती है, उसके जो बाल की तरह जो सूंड होता है उसमें जो है ना एसिडिक लिक्विड होता है, और वो क्या करती है, स्किन में इंजेक्ट कर देती है, छोड़ देती है। तो इसकी वजह से जो है उस जगह पे इरिटेशन, पेन, जलन होने लगती है, ठीक है। बहुत ही तगड़ा होता है ये इरिटेशन, पेन, एम्यून, ठीक है। जिसे मधुमक्खी डंक मार रही होगी उन लोगों को पता होगा, ठीक है, कि कैसा लगता है। यूज़ ऑफ अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। तो जहाँ पे मधुमक्खी डंक मारती है वहाँ पे जो है बेकिंग सोडा, माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा, माइल्ड बेस है बेकिंग सोडा, क्या है हमारा, माइल्ड बेस है। माइल्ड बेस बेकिंग सोडा को क्या करना चाहिए, वहाँ पे रगड़ना चाहिए, जहाँ पे डंक मारे हुए जगह पे जो है वहाँ पे बेकिंग सोडा को रगड़ने से बहुत ही आराम मिलता है, ठीक है। तो आप लोग नेक्स्ट टाइम जब हनी बी स्टिंग करेगी आप लोगों को, तो क्या करोगे कि बेकिंग सोडा घर में होगा, जाओ उसको लो और डंक मारे हुए एरिया पे रगड़ दो, ठीक है, तो बहुत ही आराम मिलेगा। स्टिनिंग हेयर ऑफ नेटल लिप्स इंजेक्ट्स मेथेनोइक एसिड काजिंग बर्निंग पेन। तो एक हमारा जो होता है, एक लिप्स होती है, एक पौधे की लिप्स होती है, तो उसका जो लिप्स होता है ना, वो क्या करता है, अगर वो टच हो जाता है, वो हेयर की तरह ही रहेगा, बालों की तरह, जैसे कि आप लोगों के हाथ पे जो रोम होते हैं ना, छोटे छोटे रोम की तरह होती है, अगर थोड़ा सा भी वो टच होता है तो वो क्या करता है, इरिटेशन होने लगता है। क्यों होने लगता है? क्योंकि ये जो लिप्स, हेयर ऑफ नेटल लिप्स होता है, वो मेथेनोइक एसिड को इंजेक्ट कर देता है, ठीक है, और इसके वजह से जो है जलन और पेन होने लगता है, बहुत जलन भी होता है और दर्द भी होता है, ठीक है। तो इससे रिलीफ पाने के लिए आप लोग बेकिंग सोडा अगर घर में होगा तो उसको लो और उसको रब कर दो। जिस एरिया पे ये जो हेयर का लिप का हेयर है वो लगा है, मतलब कि मेथेनोइक एसिड इंजेक्ट किया है, तो उस जगह पे आप लोग बेकिंग सोडा को लेकर के अगर वहाँ पे रब किया जाए तो पेन से जो है बहुत ही रिलीफ मिलता है, पेन, जलन, इरिटेशन से रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है, ठीक है।
आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स, नेक्स्ट वीडियो आने तक, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।